तो वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, मनी एंड क्रेडिट। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आपको इसको जो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स के टर्म 2 के जितने भी चैप्टर आने हैं उनके आपको नोट्स चाहिए, जिसमें आपको 100% कवर सिलेबस मिल जाएगा, जिसे अगर आप स्टडी करते हैं तो आपके 98% मार्क्स जरूर आएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर डाउनलोड कीजिए और स्कोर कीजिए 98% से 99% तक। ठीक है। उसके बाद कि अगर आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स की और जियोग्राफी की जो वीडियोस हैं उनका लिंक चाहिए, डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैंने जैसे आपको समझा रहा हूँ, तो उनका लिंक चाहिए। तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा SST क्लास 10, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और उन वीडियोज़ में से स्टडी कर सकते हैं। तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट। ये सबसे पहला हमारा टॉपिक है। तो डबल कोइंसिडेंस क्या होता है? अब आपने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा अपनी जो है छोटी क्लासेस में, कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक चीज़ को बदले दूसरी चीज़ दे देना। ठीक है। अब मान लो किसी को शूज़ चाहिए, दूसरे ने उसको वीट दिया और शूज़ ले लिए। अब क्या होता है डबल कोइंसिडेंस में, क्या होता है वो सेम सेम है लगभग, कि दोनों पार्टी को अपनी एक दूसरे की चीज़ जो है सेल करने के लिए वो एग्री होना होता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अगर एक बंदा शूज़ बेचना चाहता है और वीट खरीदना चाहता है, और दूसरा पर्सन चाहता है कि मैं वीट सेल करूं और शूज़ खरीदूं, तो अपने जो है कमोडिटीज़ को डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं। और इंस्टेड ऑफ फर्स्ट सेलिंग देम टू मार्केट, पहले उनको मार्केट में सेल करें, फिर कुछ लाएँ, फिर इसको बदले हम लें, तो ये उनको डायरेक्टली भी सेल कर सकते हैं। तो इससे उनका डबल कोइंसिडेंस हो जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, डबल कोइंसिडेंस वो होता है अगर कोई बंदा दूसरी चीज़ सेल करना चाहता है, तो पहला बंदा क्या, मतलब दूसरा बंदा क्या चाहता है, वही चीज़ खरीदना चाहता है। ठीक है। तो मतलब ये कोइंसिडेंस होता है। ठीक है, कई बार। उसके बाद आता है करेंसी। करेंसी क्या होता है? यूनिट ऑफ एक्सचेंज होती है। ठीक है। जो कि गुड्स के ट्रांसफ़र और सर्विसेज में हेल्प करती है। ठीक है, फैसिलिटेट करती है। अब करेंसीज के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, कि ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा उसको ऑथोराइज किया जाता है, उसको सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, उसकी डिमांड और सप्लाई को। और इंडिया में जो है इसको कंट्रोल करता है RBI। और इंडिया में जो है कि एक लॉ है बनाया हुआ गवर्नमेंट के द्वारा, कि रुपीज़ के यूज़ को कोई भी मना नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं रुपीज़ को एज ए मनी करेंसी के रूप में स्वीकार नहीं करता, तो उस पेमेंट को कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद है रुपी एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। रुपीज़ को जो है एक मीडियम के रूप में एक्सचेंज करने के रूप में क्यों लिया गया? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के द्वारा उसको जो है ऑथोराइज किया गया है, और उसकी डिमांड और सप्लाई जो है कंट्रोल करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वही सेम पॉइंट्स जो हैं याद रखें, यही सेम पॉइंट्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होती हैं? ये वो होती हैं जो हम बैंक में जो मनी हम डिपॉजिट करते हैं, वो हम अपने डिमांड्स के द्वारा उसको निकाल सकते हैं। हम कई बार बैंक में कई चीज़ें की जो डिपॉजिट होती हैं, फिक्स डिपॉजिट होती है जिसको हम FD कहते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट होती है। डिमांड डिपॉजिट जो हम सिंपल बैंक में जो पैसे जमा कराते हैं उसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, कि जब हमें चाहिए तो हम उसको निकाल सकते हैं, बट फिक्स डिपॉजिट को ऐसा नहीं निकाल सकते। तो एडवांटेजेस क्या हैं डिमांड डिपॉजिट की? ये एक सेफ़र प्लेस मिल जाता है हमारे को मनी को रखने का। बैंक में रखना ज़्यादा सेफ रहेगा एज़ कम्पेयर टू उसको घर रखना या कहीं वर्किंग प्लेस पे रखना। और इससे लोग जो है डिपॉजिटेड मनी पे इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं, और लोगों के पास प्रोविज़न है मनी को विदड्रॉ करने का जब उनको चाहिए। और इसके थ्रू जो लोग हैं वो चेक्स के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं। उसके बाद है चेक। चेक क्या होता है? एक ऐसा पेपर होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है, उसको कमांड देता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो उस पर लिखा होता है, वो जिस पर्सन ने उस चेक को लिखा है उसके अकाउंट में से वो पैसे निकाल लिए जाएँ और उस पर्सन को दे दिया जाए जिसका नाम उस चेक पे लिखा होता है। ठीक है, जिसके नाम पर वो चेक बनाया गया होता है। उसके बाद है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। बैंक किस तरह लोन देता है, क्या क्या उसके बारे में, मतलब उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग मनी। देखो बैंक के क्या मेन प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोगों को उधार पे पैसे देना। ठीक है, उसके मेन फंक्शंस ये होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस। और जो बैंक्स हैं वो अपने पास जो है
काफ़ी छोटा प्रोपोर्शन रखते हैं, कम स्मॉल प्रोपोर्शन रखते हैं जितना उनको डिपॉजिट में मिलता है। मान लो उनको डिपॉजिट में 100 रुपये मिले, मैं एग्जांपल के थ्रू बात करता हूँ, 100 रुपये मिले तो सिर्फ 15%, इंडिया में सिर्फ 15% वो अपने पास रखते हैं, बाकी आरबीआई के पास चले जाते हैं। ठीक है, और ये इसलिए रखे जाते हैं ताकि लोगों को जो मान लो कोई विदड्रॉ करने पैसे आए उसको दे सकें, या कोई जो है जिसको लोन चाहिए उसको दे सकें। ये 15% सिर्फ उसलिए रखे जाते हैं। उसके बाद है बैंक जो है मेजर पोर्शन अपने जो डिपॉजिट का मेजर पोर्शन है वो लोन्स को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अब लोन्स देते हैं जो लोग, वो लोन्स किस लिए देते हैं कि जो डिपॉजिट्स होती हैं उनसे, मतलब वो डिपॉजिट्स लेके उनसे लोन दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जो बैंक हैं वो हायर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मान देखो, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने डिपॉजिट करा कुछ पैसे, मान लो स्पेसिफिक अमाउंट 1000 रुपये डिपॉजिट करे। ठीक है, उस 1000 रुपये पे हमारे को मिला 30 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये उस सॉरी हाँ 30 रुपये हमारे को उसमें ब्याज मिल गया, जिसका इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, अब बैंक ने किसी को वो 1000 रुपये दिए और उस पर 50 से 60 रुपये उस पर इंटरेस्ट लगा दिया। अब देखो फ़र्क हो गया ना, हमारे को 30 दिया, उस पर 60 लगाया, तो 30 रुपये का फ़र्क हो गया। ये बैंक का मेन सोर्स है अर्निंग करने का। उसके बाद है कोलैटरल। कोलैटरल के बारे में आपने सुना होगा, हिंदी में इसको कहते हैं गिरवी रखना। ठीक है, कोई चीज़ अगर हम पैसे बोरो करते हैं, किसी से पैसे उधार लेते हैं, तो उसको हम अपनी कोई चीज़ एक गारंटी के तौर पे दे सकते हैं कि हम पैसा देंगे, नहीं तो तुम उसको बेच के एक नई अपना जो है पेमेंट को रिफंड कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसमें लैंड, अपनी ज़मीन के पेपर से होते हैं उसको, व्हीकल्स को या बैंक डिपॉजिट्स को हम उसको दे सकते हैं भी। अगर हमने आपको पेमेंट नहीं दी तो आप इनको जो है सेल करके अपनी जो है अपनी पेमेंट है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट की क्या टर्म्स होती हैं, क्या होता है उनके बारे में, तो इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल और डॉक्यूमेंटेशन और मोड ऑफ रीपेमेंट, ये सब मिला के जो है टुगेदर कॉम्प्राइज ये क्या करती हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट को जन्म देती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। इनके बीच के अंदर डिफरेंस दे रखा है। जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है वो सुपरविजन ऑफ जो आरबीआई है उसके अंडर काम करती हैं, पर जो इनफॉर्मल सोर्सेज है वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करती। जो फॉर्मल है वो लो इंटरेस्ट चार्ज करती हैं और वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो इनफॉर्मल है। और जो फॉर्मल है वो रूल्स को फॉलो करती हैं, रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको दिए जाते हैं, और इनफॉर्मल जो है किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती। अब एग्जांपल है फॉर्मल के, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और जो आपके इनफॉर्मल सोर्सेज के एग्जांपल हैं वो है रिलेटिव मनी, रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स। इनसे आप मनी जो है इनफॉर्मल सोर्सेज में आप इनको ले सकते हैं। उसके बाद है आपका इनफॉर्मल सोर्सेज को जो है रूरल एरिया में प्रेफर क्यों किया जाता है, कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बैंक हैं वो रूरल एरिया में सारी जगह प्रेजेंट नहीं होते, और वहाँ पे इनफॉर्मल सोर्सेज जो है इजीली अवेलेबल होते हैं, तो लोग उनसे लोन ले लेते हैं। ठीक है, और बैंक से लोन लेना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना, क्योंकि बैंक में जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोलेटरल चाहिए, तो इसलिए लोग जो है इनफॉर्मल सोर्सेज से लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और मनी लेंडर जो है लोन को जो लोग होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, उनको भी फ्री में ऐसे ही लोन दे देता है किसी भी कोलेटरल के बिना। ठीक है, और जो फॉर्मल सोर्सेज हैं वो प्रोडक्टिव जो है प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही लोन प्रोवाइड कराते हैं एज़ कम्पेयर टू जो वेयर एज जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं वो किसी भी चीज़ के लिए लोन्स प्रोवाइड करा देते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और यह है कि जो आपके फॉर्मल सोर्सेज होते हैं ये आपको लोन नहीं देते अगर आपको कोई पहले से लोन चल रहा है, पर जो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं वो लोन दे देते हैं। ठीक है, अगर आपको पहले से उसके ऊपर कोई कर जाए तो भी उसको लोन दे देते हैं। उसके बाद है रोल ऑफ SHGs। SHGs का क्या रोल है जो लोगों की डेवलपमेंट में। ठीक है, तो SHGs क्या होती हैं, एक ग्रुप होती है जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो
एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो है 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, एक सेम विलेज के ही। ठीक है, इसका मेन मोटिव होता है कि जो लोगों के जो सेविंग्स है, पुअर पीपल्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी सेविंग्स को पुअर मतलब इकट्ठा करना। तो हर मेंबर के द्वारा कम से कम 25 से 100%, 100 रुपये सॉरी, या फिर उससे ज़्यादा उनकी एबिलिटी पर डिपेंड होती है, तो वो हर मेंबर के द्वारा सेविंग होती है। ठीक है, और ये उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और जो ऐसे चीज़ें हैं, अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड कराते हैं एज ए रीज़नेबल रेट, कम उस पर आपका इंटरेस्ट पे, कम इंटरेस्ट पे। 1 या 2 साल के बाद जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अपनी अगर सेविंग्स रेगुलर करते हैं तो वो बैंक लोन लेने के लिए एलिजिबल बन जाते हैं, और बैंक उस ग्रुप के नेम पे उनको जो है लोन प्रोवाइड करा देता है, और उनके पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। और बैंक जो है काफ़ी बैंकों ने आजकल आज के टाइम में काफ़ी बैंकों ने ऐसे चीज़ को लोन प्रोवाइड कराया है। और जो ऐसा चीज़ हैं, वो अपना जो उनका जो कब्जाया हुआ जो लैंड है उसको उन्होंने रिलीज़ करवाया, और मतलब काफ़ी कामों के लिए उसने लोन प्रोवाइड करे हैं बैंक्स ने ऐसा चीज़ को। ठीक है, ऐसा चीज़ का सबसे मेन इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि इसमें वुमेन है, इस ग्रुप में वुमेन है, इसको वुमेन्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, और ये वुमेन की हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली जो है डेवलप होने में और सेल्फ रिलायंट बनने में। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट फीचर इसका और है कि अगर कोई पर्सन जो है लोन को रीपे करने में जो है सक्षम नहीं होता, मान लो किसी की फसल जो है डिस्ट्रॉय होगी एक बार, तो वो मान लो जो लोन को है पे नहीं कर पाता, तो बाकी सारे मेंबर मिलके उस लोन को पे करते हैं। एक इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका ये भी है। ठीक है, उसके बाद है डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर बोरोवर जो है लोन को पे करने में अनेबल होता है, और जो बोरोवर है उसको एक ऐसी सिचुएशन में पुट कर देता है जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है, मतलब वो फंस जाता है। और कहने का मतलब ये है भी, अब देखो बैंक से किसी ने लोन लिया, अब वो उसको वापसी पे नहीं कर सकता, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिससे डेब्ट ट्रैप हो सकता है, जो इस चैप्टर में बताए गए हैं। फेलियर ऑफ क्रॉप्स का फेल होना, या फिर उस क्रेडिट को नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ करना। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डेब्ट ट्रैप हो सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिछली वीडियोस का लिंक चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है नोट्स। तो जाके स्कोर कीजिए 98%। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।